स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 वोल्केनोज। शुरू करते हैं। द फोर्सेस रिलेटिंग टू और अराइजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस। तो वो सारे फोर्सेस जो रिलेट करते हैं, जिनका संबंध है अर्थ के इंटीरियर से या अर्थ के इंटीरियर से वो राइज होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेस। दो तरह के इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, डायस्ट्रॉफिक एंड सडन मूवमेंट्स। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो होता है ना, बहुत ही ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, धीरे धीरे होता है, स्लो मूवमेंट होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर भी लगते हैं। और दूसरा है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट जो है फौरन होता है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आता है। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसर्न आवर सेल्फ विथ सडन मूवमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सडन मूवमेंट, तो उसी के बारे में चर्चा होगी इसमें। द सडन मूवमेंट bring about instant changes on the surface of the earth and hence their name। तो जो सडन मूवमेंट होता है ना, वो तुरंत जो है बदलाव लेके आ जाता है सरफेस पे अर्थ के, और उसी की वजह से उसका नाम भी पड़ता है। तो देखो यहाँ पे है कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। अब क्या कारण है वोल्केनो के इरप्ट होने के, यानी कि वोल्केनो जो फटता है उसका क्या कारण है? द वोल्केनिक इरप्शंस आर सडन मूवमेंट एसोसिएटेड विद इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो वोल्केनो इरप्शन है इसका, यह वोल्केनो जो फटता है बाहर निकलता है, ये एसोसिएटेड है सडन मूवमेंट से विद इंटरनल फोर्सेस। जो अंदर के फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस धरती के अंदर अर्थ के, उसके साथ एसोसिएटेड है। A volcano is a vent in the earth crust from which fiery hot magma erupt from the earth's interior। फेरी का मतलब एंग्री, और यहाँ पे जो वेंट दिया हुआ है, वेंट का मतलब होता है ओपनिंग। तो वोल्केनो एक ओपनिंग है अर्थ के क्रस्ट में, जहाँ से बिल्कुल आप कह सकते हो फेरी में यहाँ पे एकदम गुस्सैल एग्रेसिव जो हॉट मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आता है अर्थ के इंटीरियर से। द मेन कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस आर द फॉलोइंग। सबसे मुख्य कारण क्या है वोल्केनिक इरप्शन के, वोल्केनो के इरप्ट होने के, बाहर निकलने के, फटने के? तो सबसे पहला है हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। तो हीट और प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आपका इंक्रीज करता चला जाएगा अगर आप जितना अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हो, यानी सेंटर की तरफ जा रहे हो, अर्थ के सेंटर में। रॉक्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो पत्थर होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। सो द अर्थ हीट डज नॉट एस्केप ऑन इट्स ओन। तो इससे क्या होता है ना कि अर्थ का जो हीट है वो अपने आप एस्केप नहीं कर पाता, कहीं बाहर नहीं निकल पाता। इंस्टेड, और उसकी बजाय वो करता क्या है, इट मेल्ट द रॉक एंड बिल्ड अप ग्रेट प्रेशर। वो क्या करता है, अंदर ही अंदर पत्थरों को गलाता है और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर अंदर बढ़ जाता है। द प्रेशर फोर्सेस द हीट टू फाइंड एन एस्केप रूट थ्रू फिशर एंड क्रैक इन द रॉक्स। अब ये जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है वो क्या करता है, वो पुश करता है, फोर्स करता है हीट को कि वो कोई रास्ता ढूंढे, और वो रूट वगैरह ढूंढता हुआ किसी फिशर, मतलब भी दरार या पतला रास्ता होता है, और क्रैक वगैरह तो आप जानते हो एग्जैक्टली दरार के लिए यूज़ किया जाता है। तो पत्थरों में जो दरार वगैरह होती है या कोई पतला रास्ता वगैरह, नैरो रास्ता वगैरह होता है, तो उससे क्या करता है कि ये हीट बाहर निकल आती है। प्लेट टेक्टोनिक, ये दूसरी वजह है। मोस्ट वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस नियर प्लेट मार्जिन। ज़्यादातर वोल्केनिक इरप्शन वगैरह जो होता है वो प्लेट के मार्जिन पे होता है। जैसे प्लेट यानी कि पीसेस है लैंड मास के, जो कि क्या कर रहे हैं, मोल्टेन मैग्मा के ऊपर ट्रेवल कर रहे हैं। तो इनका मार्जिन जो है ना, किनारे के ऊपर जो है, मार्जिन की तरफ जो है ज़्यादा वोल्केनिक इरप्ट करता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ मूवेबल प्लेट। अर्थ का जो क्रस्ट है, सबसे अपर पार्ट जो है कंसेंट्रिक सर्कल, 3 कंसेंट्रिक सर्कल है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो क्रस्ट है उसमें जो है बहुत सारे सीरीज ऑफ मूवेबल प्लेट्स है, यानी कि वो मूव कर सकते हैं लैंड मासेस जो हैं। व्हेन दिस प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर, तो ये प्लेट्स जो हैं मोल्टेन मैग्मा के ऊपर जो मूव कर रहे हैं, जब ये एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं पास करते हुए, या फिर कोलाइड कर जाते हैं, या फिर ड्यू टू इंटेंस हीट की वजह से
अर्थ के कोर के अंदर, तो जो उनका किनारा वगैरह है ना, देयर एजेस प्रोड्यूस फॉल्ट अलोंग द लाइंस ऑफ वीकनेस। तो क्या होता है, फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, यानी फ्रैक्चर वगैरह टूट फूट हो जाती है जहाँ पे लाइन ऑफ वीकनेस होता है। तो लाइन ऑफ वीकनेस को पढ़ने के लिए आपको पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा कि फोल्ड माउंटेन वगैरह बन रहे थे जहाँ पे वीक सेडिमेंट्री रॉक था। तो ऐसा एजेस वगैरह जहाँ पे लाइन ऑफ वीकनेस रहेगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगा। It is along these plate boundaries that the crust is weakened and through which the hot magma gushes out leading to volcanic eruption। कह रहा है कि ये प्लेट की जो बाउंड्रीज होती हैं, इन्हीं बाउंड्रीज की बात कर रहा है कि यहीं पे ये वीक होते हैं, यहाँ पे क्रस्ट वीक होता है और यहीं से हॉट मैग्मा वगैरह जो है गशेज आउट। गशेज आउट का मतलब क्या होता है आपका, गशेज आउट का मतलब रहता है कि बह जाता है ना, बह के बाहर की तरफ निकल आता है। The same forces that cause earthquake also cause volcanic eruption। जो forces earthquake लेके आते हैं वही जो है volcanic eruption भी लेकर आते हैं। फिर इसके बाद है मैग्मा चैम्बर। The molten material while still under the earth crust melt weak rock and create a huge chamber for itself। अब देखो अंदर तो molten material है ही, अब वो अंदर ही अंदर क्या करता है, मेल्ट करता है और ज़्यादा वीक रॉक्स को मेल्ट करता जाता है और अपने लिए बड़ा सा चैम्बर बना लेता है, ठीक है, और बड़ा बन जाता है, मतलब उसका शेप बढ़ता चला जाएगा और जितना गलाता चला जाएगा वो पत्थरों को। फ्रेश मैग्मा कंटिन्यूज टू पोर इनसाइड द चैम्बर। अब फ्रेश मैग्मा जो है कि पोर होता जाता है, यानी कि और गलता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है चैम्बर में। Since magma contains silicate material, gases and water vapor, the pressure always act vertically upward। अब जो मैग्मा है उसमें सिलिकेट मटेरियल होता है, गैसेस होते हैं और वाटर वेपर होता है, तो जो प्रेशर होता है ना वो बिल्कुल हमेशा किस तरफ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। वंस अ रूट इज फाउंड इट राइजेस टू द सरफेस। और एक बार अगर उसको कोई रास्ता मिल जाता है, कोई दरार मिल जाती है, क्रैक मिल जाता है, फॉल्ट मिल जाता है, वो वहाँ से फिशर वगैरह से रास्ता बना के ऊपर की तरफ आ जाता है। दिस इज वाई मेनी वोल्केनोज आर फाउंड अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज की बात कर ही रहा था, तो इसीलिए ज़्यादातर वोल्केनो वगैरह कहाँ मिलता है, प्लेट बाउंड्री पे मिलता है। However, all major volcanoes have beneath them a huge magma chamber or reservoir which is joined to Earth's surface by a conduit known as volcanic vent। किसी तरह सारे बड़े बड़े जो वोल्केनोज हैं वो सब जो है कि उनके पास जो है नीचे क्या होता है, बड़ा सा मैग्मा का चैम्बर होता है या पूरी मैग्मा की झील होती है। रिजर्वायर मतलब झील होती है जो ज्वाइन करती है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस तक आई रहती है। किससे, कंडुइट से। कंडुइट का मतलब क्या होता है, नाली वगैरह जैसे होता है ना, उसको कहते हैं कंडुइट, यानी कि पतला सा नाली वगैरह टाइप का रास्ता। इससे वो कनेक्ट रहता है, कहाँ तक कनेक्ट रहता है, सरफेस तक कनेक्ट रहता है। कहाँ से, क्रस्ट से, अरे सॉरी बीनीथ चैम्बर से। तो चैम्बर से कहाँ तक कनेक्टेड रहता है, सरफेस तक कनेक्टेड रहता है ये। और ये जो ऊपर है ना, इसी को कहते हैं वोल्केनिक वेंट। ये क्या है, यही है वोल्केनिक वेंट। प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनो। तो वोल्केनो का प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब वोल्केनो इरप्ट अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक स्टीम, गैसेस, मोल्टेन रॉक, डस्ट, एशेज एंड अदर लिक्विड एंड सॉलिड मैटर। एक वोल्केनो बाहर निकालता है, इरप्ट करता है बहुत सारे प्रोडक्ट, जैसे कि स्टीम निकलता है, गैस निकलता है, पिघले हुए पत्थर निकलते हैं, डस्ट है, राख है और दूसरे लिक्विड है और सॉलिड मैटर भी निकलते हैं। पहला है मैग्मा एंड लावा। द मोल्टेन रॉक मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज नोन एज मैग्मा। जो पिघले हुए पत्थर वगैरह रहते हैं और मटेरियल वगैरह रहता है और धरती के नीचे, उसी को कहते हैं मैग्मा। व्हेन इट रीचेज द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज नोन एज लावा। तो अंदर है अगर तो मैग्मा है और बाहर निकल के आता है तो लावा कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मटेरियल एंड गैसेस। और ये बहुत सारे मटेरियल होते हैं इसमें और बहुत सारे गैस होते हैं। स्टीम इज द मोस्ट एबंडेंट गैस दैट कम्स आउट ऑफ अ वोल्केनो। स्टीम सबसे ज़्यादा होता है जो कि वोल्केनो के रास्ते से निकलता है वोल्केनो के साथ। When steam is ejected in huge quantities, it forms cloud in the atmosphere, resulting in rainfall। जब बहुत सारा स्टीम जब बाहर निकलता है तो वो क्लाउड फॉर्म करता है और इसकी वजह से बारिश होती है। अदर गैसेज इजेक्टेड बाय वोल्केनोज इंक्लूड हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो स्टीम के अलावा दूसरे गैसेस कौन कौन से हैं, वो हैं आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉलिड मैटर। तो जो सॉलिड फ्रेगमेंट्स आर रॉक पीसेस नोन एज पायरोक्लास्ट। अब छोटे छोटे जो है छोटे बड़े सब पत्थर के टुकड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। और जो फाइन पार्टिकल्स आर कॉल्ड डस्ट, और जो एकदम महीन महीन पार्टिकल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, डस्ट। द डस्ट पार्टिकल गो ऑन इंक्रीजिंग इन साइज, और डस्ट पार्टिकल का साइज बढ़ता चला जाता है। द स्मॉल स्टोन साइज्ड पार्टिकल आर कॉल्ड लैपिली, और छोटे छोटे पत्थर के साइज के जो पार्टिकल होते हैं उनका नाम लैपिली है। वायलेंट यानी कि बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव होता है, हिंसक होता है इरप्शन, नोन एज, उसको कहते हैं बॉम्ब कहते हैं। और ये इजेक्ट करता है और सारे मटेरियल बिल्कुल एकाएक गश आउट करते हुए आते हैं, बिल्कुल एक्सप्लोजन की तरह। द रॉक फ्रेगमेंट दैट अ वोल्केनो erupt do not originate from the magma chamber but are picked up by the magma in course of its upward movement। तो होता क्या है कि देखो, अगर नीचे कोई रिजर्वायर वगैरह है तो रिजर्वायर से ऊपर उठते हुए जब मैग्मा अपना रास्ता पाता है तो ऊपर ये जो पत्थर वगैरह है ना, इनको भी ये पुश करता हुआ ऊपर से निकाल लेता है। यानी कह रहा है कि जो पत्थर के टुकड़े वगैरह आते हैं ये एक्चुअली में मैग्मा से नहीं आते हैं, चैम्बर से नहीं आते हैं, एक्चुअली में ये रास्ते से पिक आउट होते हैं, यानी रास्ते में ये ढकेलते हुए इसको ऊपर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्केनो, वोल्केनो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द वेरी हॉट मटेरियल दैट द वोल्केनो पोर्स आउट क्रिएट्स बोथ इनसाइड द अर्थ एंड ऑन द सरफेस स्ट्रक्चर्स टिपिकल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इरप्शन। जो बहुत ज़्यादा हॉट मटेरियल है जो वोल्केनो पोर आउट करता है वो क्या क्रिएट करता है, इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर भी और अर्थ के सरफेस के ऊपर भी स्ट्रक्चर बनाता है, टिपिकल स्ट्रक्चर बनाता है एक पर्टिकुलर टाइप का। ठीक है। इरप्शन में टेक प्लेस क्वाइटली और वायलेंटली, और ये जो इरप्शन होता है ना, लावा का फूटना होता है या फिर वोल्केनो का, तो ये स्लो भी हो सकता है, क्वाइटली हो सकता है या फिर वायलेंटली हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि वायलेंट इरप्शन को बॉम्ब भी कहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है इजेक्ट होते थे। वेंट क्या होता है, द लावा फ्लोज आउट थ्रू एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड वेंट। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ से ये लावा निकल रहा है ना, यही है तुम्हारा वेंट। ये क्या है, तुम्हारा वेंट है। फिर इसके बाद द ओपनिंग इज यूजुअली लाइक अ सर्कुलर पाइप, देयर मे बी ओनली वन ओपनिंग एट समिट, हाउएवर सब्सिडरी वेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग रिपीटेड इरप्शन। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना, नॉर्मली ये कैसा रहता है, सर्कुलर पाइप की तरह रहता है ऊपर से नीचे, लेकिन कभी कभी बार बार इरप्ट हो रहा है ना, तो होता क्या है कि सब्सिक्वेंट, देखो बगल बगल में भी क्या पा लिया, रास्ता, तो सब्सिक्वेंट ओपनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है जब बार बार रिपीटेड इरप्शन वगैरह होते हैं। तो अलग से भी रास्ता कहीं से फाइंड आउट करेगा तो वहाँ से भी निकल जाएगा। ये आपका वेंट हो गया और ये सब्सिडरी वेंट हो गया। वोल्केनिक कोन, the erupted fluid material being hot collected around the vent and begins to cool gradually and solidifies। जो इरप्ट हुआ मटेरियल है, फ्लूइड है, वो बहुत गर्म होता है, तो वो वेंट के चारों तरफ जो है कि फैल जाता है और धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, और ठंडा होते होते सॉलिडिफाई होता है, कठोर बन जाता है। तो इनका जो एक्यूमुलेशन यानी जमावड़ा है, जमाव है मटेरियल अराउंड द वेंट गिव्स टू द वोल्केनो इट्स कोनिकल टिपिकल कोन लाइक शेप नोन एज वोल्केनिक कोन। अब इसकी वजह से इनका शेप जो होता है ना, देखो ये बाहर से मटेरियल ऐसे गिरेगा, यहीं रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, तो ऐसे कैसा शेप हो जा रहा है इनका, कोनिकल हो जा रहा है शेप। दीज आर एक्चुअली लैंड फॉर्म्स ऑफ अ वोल्केनो विच वी विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली। तो एक्चुअली में ये एक तरह की भू रचना है जो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इरप्शन वोल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब देखो कितनी बार कोई वोल्केनो इरप्ट होता है यानी फूटता है, उसकी वजह से उसका 3 टाइप क्लासिफाई किया गया है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है। तो दीज आर द वोल्केनोज विच आर प्रेजेंटली इन एक्टिव स्टेट एंड हैव इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट। एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो कि अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में एक्टिव रहा है, और रिसेंट पास्ट में मतलब पिछले समय, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पिछले नहीं, यानी कि फ़िलहाल में जो है कभी इरप्ट हुआ हो, उसको एक्टिव वोल्केनो बोलेंगे।
देयर आर एट प्रेजेंट अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोज। तो 500 एक्टिव वोल्केनोज हैं। अबाउट 20 ऑफ दिस वोल्केनोज में एरप्ट एट एनी टाइम। तो 500 में से जो 20 वोल्केनो है ना, ये कभी भी फूट सकते हैं। अ फ्यू ऑफ दिस वोल्केनोज आर ऑल्सो इन ए स्टेट ऑफ परमानेंट इरप्शन। इनमें से कुछ ऐसे भी वोल्केनो हैं जो परमानेंट इरप्शन यानी कि परमानेंटली वो फूटते रहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, तो कुछ एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल दिया है। माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट एटना इन इटली, पिनाट्यूबो इन फिलीपींस एंड मोना लोआ इन हवाई। तो ये सब एग्जाम्पल था किसका, एक्टिव वोल्केनो का। डॉर्मेंट वोल्केनोज, तो डॉर्मेंट वोल्केनोज कौन कौन से हैं, डॉर्मेंट ज्वालामुखी। दीज वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन रिसेंट हिस्टोरिकल पीरियड। अब ये रिसेंट हिस्टोरिकल ऐतिहासिक समय में ये फूटे नहीं हैं। दे आर रिगार्डेड एज स्लीपिंग वोल्केनोज एंड मे बिकम एक्टिव एट एनी टाइम। तो इनको स्लीपिंग, सोता हुआ ज्वालामुखी भी कहते हैं और ये कभी भी एक्टिव हो सकते हैं किसी भी समय। एग्जाम्पल जो डॉर्मेंट वोल्केनोज का है, माउंट किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका, माउंट वेसुवियस, दो रिकॉर्डेड एज एक्टिव, उसको एक्टिव भी कहा जाता है, इज एक्चुअली रेटेड, लेकिन इसको रेट किया गया है कि इसमें डॉर्मेंट में, बिकॉज देयर हैज़ बीन नो मेजर इरप्शन सिंस 1944, कि 1944 के बाद इसमें से कोई इरप्शन नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको रेट कर दिया गया है कि इसमें डॉर्मेंट वोल्केनो में। Many other volcanoes in Philippines and Japan are the example of dormant volcano। बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं फिलीपींस में और जापान में जो एग्जाम्पल है डोरमेंट की यानी कि स्लीपिंग वोल्केनो की। एक्सटिंक्ट, अब यहाँ पे बात कर रहा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट या नो लॉन्गर एक्टिव एक तरह से, तो इसके लिए होगा नो लॉन्गर एक्टिव होगा इसके लिए। These are the types which have not erupted in the present geological period and are not likely to become active again। अब ये सब जो है कि जियोलॉजिकल पीरियड में अभी तक तो हुए नहीं है इरप्ट और फिर मान लिया गया है कि भाई अब संभावना नहीं है, नॉट लाइकली मतलब संभावना नहीं है कि ये दोबारा कभी फूटेंगे। माउंट एकोनगुआ इन साउथ अमेरिका एंड माउंट केनिया इन अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ सच वोल्केनोज। ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको एक्सटिंक्ट वोल्केनो के। इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज, तो ज्वालामुखी के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो यहाँ पे दो तरह का प्रभाव दिया है। वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी जो फूटता है, उससे दो होते हैं इफेक्ट, एक तो कंस्ट्रक्टिव भी होता है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव भी होता है। अब देखो डिस्ट्रक्टिव तो सबको समझ में आता है, भाई लावा बाहर निकल रहा है तो दिक्कत परेशानी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो वोल्केनिक इरप्शन आर अ सडन फोर्स आल्सो टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस विच हैव अ नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। अब जो वोल्केनो फटता है तो वो सडन फोर्सेस के साथ फटता है, तो सडन फोर्सेस की वजह से, तो इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इनसे होता क्या है, बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट आते हैं अर्थ के सरफेस पे। द मेन कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, अब जो मुख्य कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट हैं वोल्केनो के वो बता रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब बनता है कुछ, है ना, संरचना बनती है। क्या है, पहला है लैंडफॉर्म्स यानी कि भू संरचना। न्यूमरस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस एंड लावा ऑन द अर्थ सरफेस। बहुत सारे तरीके के जो है भू रचनाएं होती हैं ठंडा होने की वजह से और सॉलिडिफाई होने की वजह से। मैग्मा यानी कि मोल्टेन वाला जो मैग्मा लावा बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, और लावा अर्थ के सरफेस पे, तो वो जब ठंडा होता है तो अलग अलग तरीके का तो क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है। लैंडफॉर्म क्रिएटेड ऑन अर्थ सरफेस, अब जो ज़मीन भू रचना बनती है अर्थ के सरफेस पे, यानी कि मैग्मा बाहर आके जो बनाता है सरफेस पे फैल के ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। These include volcanic plateau, volcanic mountain and volcanic plain। तो इसमें देखो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म यानी कि एक्सट्रूसिव भू रचना में तीन दिया है आपको। प्लेट्यू है, वोल्केनिक प्लेट्यू यानी ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी वाले पर्वत और ज्वालामुखी वाले चटियल मैदान, प्लेन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कि वोल्केनिक प्लेट्यूज। अब देखो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लावा विच फ्लोज फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक प्लेट्यू, वोल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी वाला पठार कैसे बनता है, ये बनता है जो वोल्केनो से लावा निकल के बाहर आता है पिघला हुआ उससे।
द प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेट्यू। तो यहाँ पे दे रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया का जो पठार है वेस्टर्न डिक्कन में, नॉर्थ वेस्टर्न डिक्कन में, वो एग्जाम्पल है लावा प्लेट्यू का। और दूसरे एग्जाम्पल दिए हैं साउथ अफ्रीका का प्लेट्यू है, कोलंबियन प्लेट्यू है और इथियोपियन प्लेट्यू है। वोल्केनिक माउंटेन, अब देखो ये वोल्केनिक माउंटेन क्या है, ज्वालामुखी पर्वत। These mountains are built from material ejected from the fissure in the earth crust। अब देखो कह रहा है कि ये जो पर्वत वगैरह बने हैं ना, ये बने हैं उन मटेरियल से जो कि मटेरियल निकल के आया है किसी रास्ते से जो अर्थ के क्रस्ट में बना हुआ मिला। फिशर मतलब वो पतला सा रास्ता या क्रैक वगैरह। Volcanic mountain are the most diverse because there are great differences in volcanic eruption as well as the material they throw up। अब जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, यानी सब अलग अलग तरह के होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जो मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ आता है। ठीक है। वोल्केनिक माउंटेन जैसे कि मोना लोआ इन हवाई राइज 9 km फ्रॉम द ओशियन फ्लोर। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ज्वालामुखी पर्वत है मोना लोआ हवाई में जो कि 9 किलोमीटर ऊंचा है फ्रॉम द ओशियन फ्लोर से 9 किमी। ये तो पूरी हाइट मिला दी जाए तो 9 किलोमीटर तो इससे माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हो गया। तो लेकिन ये जाहिर सी बात है ओशियन फ्लोर से है तो इसीलिए इसको नहीं लिया गया है। वोल्केनिक माउंटेन आर कॉमन इन सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये कॉमन होते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट में और इंक्लूड करते हैं वोल्केनिक पीक मतलब ज्वालामुखी वाले चोटी, ज्वालामुखी वाली, जैसे कि माउंट फूजी जापान में है, माउंट मेयोन फिलीपींस में है और माउंट मेरापी सुमात्रा में है और माउंट अगोंग बाली में है और माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। फिर इसके बाद बात करते हैं वोल्केनिक प्लेन्स। अब ये देखो, these plains are vast and smooth formed by extensive volcanic flooding from volcanic center। अब कहीं पे वोल्केनिक सेंटर है, अब वहां से क्या है ग्रेजुअली होता क्या है, धीरे धीरे लावा, बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है, ये धीरे धीरे बहता चला जाता है ना, बहता जा रहा है और बहते बहते क्या करता है, फैलता है एक लंबे बहुत ही एक्सटेंसिव लैंड फॉर्म पे बिल्कुल फैलता जाता है। तो वो जो प्लेन बनता है ना उसी को कहते हैं वोल्केनिक प्लेन, उनके ठंडा होने पे। वेस्टर्न विक्टोरियन प्लेन जो विक्टोरिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है वोल्केनिक प्लेन का। ठीक है, यानी कि आपका वोल्केनो निकला, वोल्केनो निकल के बहुत ही बड़े से लैंडफॉर्म पे क्या हुआ, फैल गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो वो जो बिल्कुल चटियल मैदान टाइप का बना, यानी कि ये सब्सिक्वेंट नहीं हो रहा है, यानी एक के ऊपर पाइलिंग अप नहीं हो रही है, फैल के बना, उसके लिए कह रहा है ये। तो these plains were formed by volcanoes over the last 6 million years with most recent eruption being at Mount Napier। तो ये जो मैदान बने हुए हैं, प्लेन्स बने हुए हैं, ये वोल्केनो से बने हुए हैं 6 मिलियन ईयर्स में ये इरप्ट हो के बने हुए हैं। और लास्ट इरप्शन बता रहा है बिंग एट माउंट नेपियर। तो माउंट नेपियर पे लास्ट इरप्शन हुआ है 7200 ईयर्स अगो, 7500 लगभग साल पहले। ओवर 400 वोल्केनिक साइट हैव बीन फाउंड इन दिस रीजन। और 400 वोल्केनिक साइट आपको दिखेंगे इस रीजन में। अच्छा, तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो अब डी वाला देखते हैं। कैल्डेरा लेक, ड्यूरिंग रिपीटेड इरप्शन द समिट ऑफ ए वोल्केनो मे बी ब्लोन अप इन इट्स प्लेस अ लार्ज डिप्रेशन कॉल्ड कैल्डेरा इज फॉर्म्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार ज्वालामुखी फूटने की वजह से उसकी चोटी जो होती है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए, फट जाए, ब्लो अप हो जाए। तो ऐसे में बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है जिसको कैल्डेरा बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे समझ में आएगा, अगर बार बार हो रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर ब्लो अप हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो गड्ढा बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, कैल्डेरा बोलेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि these are generally formed when magma chamber is no longer able to emit sufficient magma and this result in the collapse of cone either partly or wholly। अब ऐसा तब होता है कि जब मैग्मा चेम्बर और ज़्यादा एमिट नहीं कर सकता है मैग्मा वगैरह, और इसकी वजह से कभी कभी होता क्या है, कोन जो होता है उसका कुछ हिस्सा या पूरा ही पूरा बिल्कुल धंस जाता है, कोलैप्स कर जाता है।
और ये जो गड्ढा बनता है, दिस डिप्रेशन इवेंचुअली गेट्स फिल्ड विथ वाटर एंड फॉर्म्स अ लेक। और ये जो गड्ढा है, खाई है, अब ये जो है पानी से भर जाती है और झील बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल में भी है देरा की क्रेटर लेक जो यूएसए में है, वो एक एग्जाम्पल है कैल्डेरा लेक का, और ये 10 किलोमीटर चौड़ा है और ये डीपेस्ट लेक भी है यूएसए का। फिर इसके बाद है आपका हॉट स्प्रिंग्स। द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ हीट अप अंडरग्राउंड वाटर पर्टिकुलरली अराउंड मैग्मा चेम्बर। जो मैग्मा मूव करते हुए बाहर की तरफ आ रहा है तो वो वाटर टेबल से भी गुजरता हुआ आएगा, तो ये क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को जो है बिल्कुल हीटअप कर देता है। When water turns into steam, it gushes up to the surface। अब जब पानी भाप में आ गया तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो बाहर की तरफ अपना रास्ता खोजेगा और बाहर की तरफ सरफेस पे आता है। हॉट स्प्रिंग्स ऑल्सो नोन एज थर्मल स्प्रिंग। अब ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इसको थर्मल स्प्रिंग भी कहते हैं, और इसमें बहुत सारे डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, घुले हुए मिनरल वगैरह होते हैं, क्योंकि ये मैग्मा की वजह से ही जो है गर्म होकर बाहर निकल रहा है। सिंस हॉट स्प्रिंग आर रिच सोर्स ऑफ सल्फर, they are considered good for health, especially for curing certain skin disease। अब ये जो हॉट स्प्रिंग होते हैं ना, ये बहुत ही रिच होते हैं सल्फर वगैरह के सोर्स में, बहुत अच्छा सोर्स होता है ये सल्फर का, और इसीलिए इनको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हेल्थ के लिए, और सबसे स्पेशली जो है कि ये स्किन डिसीज़ वगैरह को क्योर करने के लिए। सल्फर हॉट स्प्रिंग एट मणिकरण इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये जो सल्फर हॉट स्प्रिंग है मणिकरण में, कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू, तो ये जो है टूरिस्ट का बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन है। फिर इसके बाद है गीज़र। अ गीज़र इज अ फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम दैट एस्केप व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विथ हॉट वोल्केनिक रॉक। तो यहाँ पे पानी जो हो रही थी वो रास्ते में उसके साथ मैग्मा के साथ ऊपर की तरफ आ रही थी। अब यहाँ पे कह रहा है कि गीज़र कैसा होता है, गर्म पानी का एक झरना होता है, फव्वारा होता है, झरना नहीं सॉरी फव्वारा होता है। जब हॉट वाटर और स्टीम वगैरह जो है इस्केप करते हैं बाहर की तरफ और कांटेक्ट में आने की वजह से वोल्केनिक रॉक वगैरह के, तो वोल्केनिक रॉक वगैरह के कांटेक्ट में आने की वजह से वो गर्म हो जाएंगे और ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और ऊपर की तरफ आके जो है बिल्कुल फाउंटेन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल में है ओल्ड फेथफुल गीज़र जो कि येलो स्टोन नेशनल पार्क में है, व्योमिंग में, ये यूएसए में है। और ड्यूरिंग एन इरप्शन, और इरप्शन के टाइम पे इसका जो टेम्परेचर रहता है वाटर का, वेंट मतलब ओपनिंग पे, हैज़ बीन मेजर्ड, उसको मेजर किया गया है 95.6 डिग्री सेल्सियस। अदर कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, दूसरे कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट देखो क्या है, बिसाइड द अबव इफेक्ट, ऊपर वाले इफेक्ट्स के अलावा भी सम अदर इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज आर, कुछ दूसरे इफेक्ट हैं ज्वालामुखी के। द लावा एंड एश डिपोजिटेड ड्यूरिंग एन इरप्शन ब्रेक डाउन टू प्रोवाइड वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट फॉर द सॉइल एंड दस क्रिएट फर्टाइल सॉइल विच इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर। मतलब कह रहा है कि जो लावा है और जो राख है वो जो डिपॉजिट हो जाती है इरप्शन के टाइम पे, डिपॉजिट हो जाती है, किनारे लग जाती है, फैल जाती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो उससे क्या मिलता है कि मिट्टी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं और उससे मिट्टी जो है फर्टाइल हो जाती है, और ये अच्छा होता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए। द प्लेसेस दैट हैव हाई लेवल ऑफ हीट ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ हैव हायर पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग जियोथर्मल एनर्जी। अब वो सारी जगह अर्थ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, वहाँ पे जो है जियोथर्मल एनर्जी आप लगा सकते हो, यानी कि ये यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आप देखोगे कि वाटर पोर किया जाता है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर उस स्टीम को एक पास कराया जाता है, टरबाइन रोटेट करता है, बिजली पैदा होती है। द ड्रामेटिक सीनरी क्रिएटेड बाई वोल्केनिक इरप्शन अट्रैक्ट टूरिस्ट, दिस ब्रिंग्स इनकम टू द एरिया। अब ये जो ड्रामेटिक सीन होता है, खूबसूरत सा नज़ारा होता है वोल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से, उनके लावा वगैरह की वजह से जो लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत होता है और टूरिस्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से उस एरिया में इनकम बढ़ जाता है। सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वोल्केनोज, अब देखो कुछ बर्बादी वाले भी इफेक्ट हैं वोल्केनो के। व्हेन द वोल्केनो इरप्ट दे डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जब कोई ज्वालामुखी फूटता है तो वो बर्बाद कर देता है जिंदगी और प्रॉपर्टी भी। द हॉट लावा टुगेदर विथ एश एंड डस्ट डिस्ट्रॉय नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो एनिमल एज वेल एज प्लांट लाइफ।
अब देखो जो भी पहाड़ वगैरह पे जो है कि वनस्पति वगैरह फैली हुई है या आसपास जंगल वगैरह है, तो हॉट लावा जब निकलेगा धूल गर्दे के साथ और राख के साथ, तो वो बर्बाद कर देता है न सिर्फ इंसानों को बल्कि आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को भी बर्बाद करता है। एग्रीकल्चरल फील्ड आर कवर्ड विथ लेयर ऑफ वोल्केनिक ऐश एंड डस्ट मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब ये जो है मैग्मा वगैरह जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गया, मोटी लेयर है, तो अब खेती बड़े वाले ज़मीन पे आके फैल गया, तो अब वो दोबारा ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, वहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी, तो अनसुटेबल हो जाता है वो ज़मीन पे, फिर खेती नहीं हो पाती। Huge clouds are formed after the eruption of volcanoes causing heavy rains which result in flood and landslide। अब देखो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लाउड्स वगैरह फॉर्म होते हैं और बारिश होने लगती है, तो हैवी रेन होता है जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह भी आ जाती है और लैंडस्लाइड भी होता है ना, मिट्टी खिसक जाती है। Volcanoes also emit poisonous gases which pollute the environment and cause health problem। अब वोल्केनो ज्वालामुखी जब फूटती है तो उसके अंदर से कुछ हानिकारक गैसेस भी निकलती हैं जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम होती है। एक्सप्लोजिव वोल्केनोज इन ओशियन आइलैंड आर फॉलोड बाय हाई सुनामी वेव्स। अब जो एक्सप्लोजिव वोल्केनो हैं, बॉम्ब्स लाइक जो हैं, वो क्या करेंगे, अगर वो ओशियन आइलैंड वगैरह पे हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि वाटर लेवल राइज कर जाता है, सुनामी वगैरह उसके साथ चली आती है, सुनामी आता है, फिर दे फ्लड द एरिया एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। अब इससे जो है आसपास का इलाका पूरा पानी से डूब जाएगा और प्रॉपर्टी वगैरह सारा बर्बाद हो जाएगा, इंसान भी मरेंगे, जानवर भी, और फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। अब ये लास्ट टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक जोन्स वर्ल्ड के, दुनिया में कौन कौन से सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाले जोन्स हैं। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट, द वोल्केनोज ऑकर नियर अर्थक्वेक बेल्ट अराउंड द यंग फोल्ड माउंटेन। ये जो ज्वालामुखी है अर्थक्वेक बेल्ट के पास यंग फोल्ड माउंटेन्स पे, ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं बिकॉज 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोज आर कंसनट्रेटेड इन दिस रीजन। अब देखा था ना 500 एक्टिव वोल्केनोज थे, तो 500 में से 80% है ना, यानी कि 400 के करीब जो है कि एक्टिव वोल्केनो यहीं पे मिलते हैं। अमंग दीज आर इंक्लूडेड 40 एक्टिव वोल्केनोज इन एंडीज। तो इसमें से 40 एक्टिव वोल्केनोज एंडीज के भी हैं, एंडीज पर्वत के। ओवर 100 इन फिलीपींस, 100 फिलीपींस में, 70 इंडोनेशिया में और 40 जापान में। मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, तो माउंट वेसुवियस, माउंट एटना और माउंट स्ट्रोम्बोली ये फेमस एक्टिव ज्वालामुखी हैं, यानी कि बिल्कुल एक्टिव हैं ये। लोकेटेड इन मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, तो ये मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट का नाम है, ये मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, वहाँ पे ये लोकेटेड हैं। द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और एक ही एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में, कौन सा है, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिस बेल्ट, और इसी बेल्ट में आता है, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट में ही आता है। द हवाईयन आइलैंड, कैनरी आइलैंड, माउंट केनिया, ये सब जो है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट के जो हैं इम्पॉर्टेंट वोल्केनो हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।